चैप्टर नंबर 1 का नाम है आपका राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र। इसके अंदर हम सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आय का चक्रीय प्रवाह जो है ये क्या होता है। आय के चक्रीय प्रवाह की अगर हम बात करते हैं तो आय के चक्रीय प्रवाह का मतलब है कि किस प्रकार एक फर्म जो है उत्पादन प्रक्रिया से आय का सृजन करती है और किस प्रकार आय का जो है साधन के जो कारक होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन उसका किस तरीके से किया जाता है और आखिर कैसे परिवार क्षेत्र जो है वस्तुओं और सेवाओं पे उपभोग व्यय द्वारा फर्म की तरफ इसका जो है चक्रीय प्रवाह करता है। इसी को ही जो है आय का चक्रीय प्रवाह जो है कहते हैं। इट मीन्स कि भाई आखिर कैसे सबसे पहले उत्पादन होता है, उसके बाद उत्पादन से किस तरीके से आय का सृजन होता है और उस आय का सृजन किस तरीके से व्यय में कन्वर्ट होता है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को, इसी को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अगर हम इसके चरण की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर सबसे पहला चरण होता है उत्पादन चरण। जब परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम वो देता है जिससे उत्पादन पॉसिबल हो पाता है। उत्पादन की वजह से आय का सृजन होता है। तो आय का सृजन जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं, जिसका परिवार क्षेत्र स्वामी होता है, उसको किस तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और परिवार क्षेत्र कैसे उस सारी की सारी इनकम को वस्तुओं और सेवाओं पे किस तरीके से खर्च कर देता है, उसको आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें दो तरीके के प्रवाह होते हैं, एक वास्तविक और एक मौद्रिक। वास्तविक बात करता है केवल वस्तुओं और सेवाओं की, मौद्रिक बात करता है केवल मुद्रा की। स्टॉक और प्रवाह की अगर हम बात करते हैं तो भाई जिस भी चीज़ को समय के एक निश्चित बिंदु पे मापते हैं उसको स्टॉक कहते हैं, जिस भी चीज़ को समय अवधि में मापते हैं उसको प्रवाह कहते हैं। स्टॉक के एग्जांपल है संपत्ति, पूंजी, जनसंख्या, मुद्रा की पूर्ति, और प्रवाह का एग्जांपल होता है आयात, निर्यात, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, तो वो वस्तुएं जिनको जो है जिनका क्रय परिवार द्वारा उपभोग के लिए तथा फर्मों द्वारा निवेश के लिए किया जाता है उसको अंतिम वस्तुएं कहते हैं, जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर दिया है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय इसको शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वह वस्तुएं होती हैं जिनको पुनः बिक्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड राष्ट्रीय आय का आंकलन करते समय इसको शामिल नहीं किया जाता, जैसे कि फैक्ट्री द्वारा बिस्कुट बनाने के लिए गेहूं की खरीद। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि इनका मूल्य पहले से ही अंतिम वस्तुओं में शामिल होता है। अगर भाई हम इनको जोड़ लेंगे, अगर मध्यवर्ती वस्तुओं को भी जोड़ लेंगे राष्ट्रीय आय में और अंतिम को भी जोड़ लेंगे तो दोहरी गणना की समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है। उपभोग वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका यूज़ उपभोक्ता अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करता है। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी गुड्स को यूज़ करते हैं वो सब उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं की अगर हम बात करते हैं तो पूंजीगत वस्तुएं वो अंतिम वस्तुएं होती हैं जिनकी मदद से एक उत्पादक क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है और इनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, जैसे कि प्लांट और मशीन। डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो जो उत्पादक स्थिर परिसंपत्तियों का यूज़ करता है तो उसमें सामान्य टूट फूट और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण जो भी स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है जी। सकल निवेश का मतलब क्या होता है, इसी को आप पूंजी निर्माण भी कह सकते हो, इसी को आप निवेश भी कह सकते हो। तो 1 साल के अंदर अंदर पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को पूंजी निर्माण निवेश या सकल निवेश कहते हैं। और शुद्ध निवेश की अगर हम बात करें तो एक दी गई अवधि में एक अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक में जो भी वास्तविक वृद्धि होती है उसे जो है शुद्ध निवेश कहते हैं। ठीक है जी। शुद्ध निवेश का फॉर्मूला होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा 5 मिनट रिवीजन सीरीज़ में। इसके साथ साथ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एक वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती दोनों हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका जो यूज़र है वो कौन है। अगर उसका जो यूज़र है, ठीक है, हम किसी भी वस्तु को देख के नहीं बता सकते कि वो अंतिम है या मध्यवर्ती, ये उसके यूज़र पर डिपेंड करता है। सारी की सारी मशीनें जो हैं, सारी की सारी मशीनें जो हैं पूंजीगत वस्तु नहीं होती, केवल वही मशीन पूंजीगत वस्तु होती है जिसका यूज़ जो है उत्पादक कर रहा है। उत्पादक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो कि उत्पादक यूज़ कर रहा है। ये 2 तरीके की होती है, पूंजीगत और मध्यवर्ती। ठीक है जी। पूंजीगत वस्तुओं की लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, मध्यवर्ती की केवल एकल उपयोग होती है। तो भाई सभी उत्पादक वस्तुएँ जो हैं, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, लेकिन सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं की अपनी एक डेफिनेशंस होती है कि उत्पादन की प्रक्रिया में कई सालों तक चलती हैं, इनका मूल्य उच्च होता है, इसमें मूल्यह्रास शामिल होती है और ये उत्पादक की उत्पादन क्षमता को दर्शाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या होता है, तो भाई स्थिर संपत्तियों की एक लाइफ होती है 5 साल 10 साल, उसके बाद वो ख़राब हो जाती हैं, उसके मूल्य में अंतर आ जाता है, तो उसको पुनः निवेश करने के लिए जो कोष बनाया जाता है, जो रिजर्व बनाया जाता है, उसको जो है मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। ठीक है। उत्पादक जो है पुनः स्थापन निवेश के लिए जो कोष बनाता है, जो रिजर्व बनाता है, उसको मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।